तो भाई आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर ज़िंदगी में कभी किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम भी नहीं सुना, लेकिन वो ये वीडियो देख लेता है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किस तरह होती है ये भी समझ में आ जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ रेडियो वेव की क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, एप्लीकेशन क्या है, यानी इस्तेमाल क्या है रेडियो वेव का, और रेडियो वेव पैदा कैसे होती है, ये सब समझ में आ जाएगा। और जितनी भी ये वेव्स लिखी हुई हैं इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन आ रहा होता है, न्यूमेरिकल आ रहा होता है, MCQs आ रहे होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लेते हैं कि क्या होती है। देखो, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो कि हमारे पास वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, यानी ये हमारे पास स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड से मिलकर बनती है। कितनी फील्ड से मिलकर बनती है? दो फील्ड। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीज़ें मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, बात समझ में आएगी। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यानी किस तरह से, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक वेव आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर आपके पास मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, अब लेकिन वो परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। अब बोर्ड हमारे पास 2D है, शायद आपको लग रहा हो कि ये एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेव, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेव से मिलके बनती हैं, इसके नाम में भी वाज़ेह है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ गए मेरी बात? चलो, अब इसकी डायग्राम ना 3D में देख लो, 3D में किस तरह होती है। 3D भी देख लो ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। देखो, 3D ये इस तरह से होती है। लाल वाली समझ लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाल वाली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ब्लू वाली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पर है। अच्छा चलो, अब इसकी वेव तो आपने देख ली, और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, ये भी आपको पता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होती है, ज़रा इस चीज़ को भी देख लो। एग्जाम्पल लो, आपके पास ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो आप इसमें। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव कर रहा है तो इसके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान सी बात है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिख लो। देखो, रेस्ट में था तो क्या थी इसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड थी, EF लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इसके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इसे एक्सेलरेट करा दूं, क्या कर दूं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दूं, तो अब आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी? EM वेव। EM वेव कब आएगी? जब एक्सेलरेशन होगी आपके पास, जब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी। देखो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं समझो मैं एक चार्ज हूँ, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ एक कंडक्टर में, एक तार में। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अब क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यानी कंडक्टर के इर्द गिर्द, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ गई। लेकिन अब मैंने क्या किया? अब मुझ में एक्सेलरेशन आई, कभी मैं तेज़, कभी मैं हल्के, कभी मैं तेज़, कभी मैं हल्के। जब मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो अब पैदा हो गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
समझ में आया ये तरीका? ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करने के लिए एंटीना का यूज़ किया जा रहा होता है। एंटीना याद रखना, पहले के दौर में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर ही हुई थी तो उस टाइम पे एंटीना दो तरह के होते थे, एक होता था रिसीविंग और एक होता था ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब आपको पता है, वो एंटीना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा कर रहा है, यानी समझो ये एक रिसीविंग है, ये एक ट्रांसमिटिंग है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करेगा, ये रिसीव करेगा, बात ख़त्म हो गई। यानी यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर आएगी, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न दौर आ गया है और चीज़ें आपको पता है, बड़े बड़े फ़ोन हुआ करते थे, अब छोटे छोटे सेल फोन हो गए। तो अब ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंटीना दोनों आपको एक साथ मिल जाते हैं। यानी सेम एंटीना रिसीव भी कर रहा होता है, सेम एंटीना जो है वो ट्रांसमिट, जैसा कि आपका सेल फोन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव भी कर रहा है, जिससे आपको कॉल आती है, कॉल आप सुन पाते हो, और ट्रांसमिट भी कर रहा है, जिससे आप कॉल किसी को कर पाते हो। चलो बात समझ आ गई। लेकिन हम एक ओल्ड एग्जाम्पल लेंगे, मॉडर्न एग्जाम्पल नहीं ले रहे, ठीक है। समझो ये आपके पास एंटीना का एक कंडक्टर है, ठीक है। ये एंटीना बनाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब ये एंटीना कनेक्ट हुआ हुआ एक सोर्स से, सोर्स यानी पावर सोर्स। अच्छा, पावर सोर्स याद रखना डीसी होगा। अब पावर सोर्स आपका एसी होगा। एसी से क्या मुराद है कि उसके अंदर पॉजिटिव साइकिल ऑफ करंट, नेगेटिव साइकिल ऑफ करंट दोनों आ रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये एंटीना है। आपने देखा होगा कि लोग पहले ऐसे एंटीना लेके घूम रहे होते थे, तो ये वो एंटीना है, ठीक है। वो तो फिर भी मॉडर्न होता था, तो बिल्कुल बेसिक वाला है। अच्छा, अब इस एंटीना में यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ये सोर्स कौन सा है? एसी सोर्स। एसी सोर्स क्या करता है? एसी सोर्स आपके पास नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल ऑफ करंट देता है। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो होता क्या है, अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब मूव करेगा और ये पॉजिटिव और ये एक्सेलरेट करेंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगी। समझ गए? बहुत सिंपल बात करिए, कभी मुश्किल नहीं होगी। अब देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफ़र वेव है, इसको भी समझ लो। देखो ट्रांसफ़र वेव का मतलब क्या है? वेव इस तरफ जा रही है ना, हम उस तरफ जा रही है वेव, लेकिन देखो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ लो ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे ले लो, ये एक पार्टिकल है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे रख लूँ तो पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन में 90 का एंगल बन रहा है। तो ट्रांसफ़र वेव वो वेव होती है जिसमें आपके पास पार्टिकल और प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा हो, वेव आगे की तरफ जा रही हो। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा? ट्रांसफ़र वेव। देखो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये पार्टिकल गया, ये वेव गई, ये पार्टिकल गया, ये वेव गई, ये पार्टिकल गया, ये वेव गई। समझ? ये पार्टिकल गया, ये पार्टिकल गया, देखो ये पार्टिकल गया, ये वेव गई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस तरह की वेव को कहते हैं ट्रांसफ़र वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से बात जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो समझ में आ गया। एक और तरीका भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने का। वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब एक एटम है आपके पास, उस एटम के अंदर आपके पास, यहाँ पे देखो ये एक एटम है, एटम के पास आपके पास होते हैं प्रिंसिपल शेल या आपका मेन शेल होता है, ठीक है, या ऑर्बिट भी होता है, जिसे हम फिजिक्स में तो ज़्यादातर ऑर्बिट बोल रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, अब वो एनर्जी लूज़ कर यहाँ पर आता है, तो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगा, यहाँ से जब इधर जाएगा, तो वो कुछ एनर्जी को लूज़ करेगा, ये कुछ एनर्जी लूज़ हुई है। आपको पता है वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो वेव ये जो एनर्जी लूज़ हुई, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव थी। ये क्या थी? वेव थी आपके पास, ठीक है। ये कौन सी वेव थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है, बात समझ गया? ये भी एक तरीका है आपके पास क्या करने का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने का। और एक्सरे में कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ पढ़ लो आखिरी, उसके बाद हम स्पेक्ट्रम की तरफ जल्दी से पहुँचेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो मेरे भाइयों और साथ ही साथ मेरी बहनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट
के बराबर होती है। मतलब जो हमारी लाइट है ना वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे देख लो, इसकी स्पीड c से डिनोट की जाती है, 1/होल रेडिकल ई नॉट और म्यू नॉट, इस तरह से निकलती है। ये एक साइंटिस्ट ने निकाल कर आपको दी है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ कि ई नॉट क्या है, सी नॉट आप इसको लिख लेना, अपने पास जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, ठीक है। तो ई नॉट जो है ना वो आपके पास है परमिटिविटी, अच्छा ये नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में निकाली गई है। अब परमिटिविटी क्या होती है, हर मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी है, यानी कितना मटेरियल अलाउ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से गुजर पाए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो फिर परमिटिविटी तो देखनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है ये। अच्छा अब ये होती है आपके पास परमिएबिलिटी, ये क्या होती है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये भी फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस। अच्छा अब वैल्यूज़ भी लिखता हूँ, टेंशन नहीं लो, वैल्यूज़ भी लिख रहा हूँ। देखो परमिएबिलिटी का मतलब कि कोई चीज़ यानी फ्री स्पेस में कोई चीज़, या ये कह लो कि फ्री स्पेस में कितनी मैग्नेटिक लाइन अब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। वैसे तो परमिटिविटी मटेरियल के हिसाब से निकल रही होती है, लेकिन यहाँ फ्री स्पेस के लिए दी हुई है। अच्छा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गई, यानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्पेस है, ना कोई एयर है ना कोई और चीज़ है। ई नॉट की वैल्यू चेक करो क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तो आप सब पढ़ चुके हो बहुत बार, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ी है हमने से। अब पढ़ते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पेयर का स्क्वायर। ये एम्पेयर है, एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। अब जस्ट आप पता है क्या करो, ये परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस, परमिटिविटी और फ्री स्पेस दोनों को यहाँ पे रखो, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट, जो कि होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की, या यही वैल्यू है आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब सिर्फ इतना कंप्लीट हुआ है अभी। तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम आते हैं इसके स्पेक्ट्रम में। कभी आप कलर की डिबिया ख़रीदने गए हो, कलर बॉक्स आता था ना आपके पास। अब उस कलर बॉक्स के अंदर क्या सिर्फ एक ही कलर होता था? नहीं, उस कलर बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ़ कलर होते थे, येलो, ऑरेंज, ब्लू, वाइट कलर तो मुझे समझ ही नहीं आता क्यों दिया हुआ होता था, ब्लैक इस तरह होता था ना, और उस ब्लैक कलर की हम पेंसिल बना लेते थे, सही है ना। इसी तरह तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मुख्तलिफ वेव्स हैं। क्या कहा मैंने? बहुत प्यारी बात करी है। देखो कलर ख़रीदने हर बच्चा किया होगा। अच्छा इसकी स्पेलिंग दो होती है, एक होती है COLOR और एक होता है COLOUR। तो मैं COLOR वाला लिख रहा हूँ। कलर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लू के साथ ब्लैक कलर, वाइट कलर, है ना। एक कलर बॉक्स में इतने सारे कलर मिलते हैं आपको, मिलते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको मुख्तलिफ और वेव्स मिलती हैं। अब इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। यानी अगर इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी वेवलेंथ है तो रेडियो वेव होगी, इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी वेवलेंथ है तो माइक्रोवेव होगी। याद रखना रेडियो वेव सबसे कम तो नहीं कहूँगा, लेकिन रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। अभी ये भी समझाता हूँ, टेंशन ना लो। तो समझ गए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज है, उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज है, मुख्तलिफ वेवलेंथ है। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ वेव पे, यानी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और उसी फ्रीक्वेंसी पे हम वेवलेंथ देख लेंगे। तो उस ख़ास फ्रीक्वेंसी पे और उस ख़ास वेवलेंथ पे कौन सी वेव आ रही है,
फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो उस पर कौन सी वेव आ रही है। ठीक है, इसको चलो मैं मज़ीद बेहतर तरीके से समझाता हूँ, एक और बार इसको समझाता हूँ। बस ये कलर वाली एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, देखो ज़रा यहाँ आओ। अच्छा, अब ये दिखता कैसे, अब ये डायग्राम बनाना बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और चल भी रही होगी बराबर में। अब देखो, ये पूरी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नज़र आ रहा है? हाँ, अब अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये पूरी आपके, ये नहीं देखो, ये तो विजिबल लाइट है, ये पूरी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है? AM से लेकर गामा रे तक आपके पास पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अच्छा, अब इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर AM आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर शॉर्ट वेव आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर TV आ रही है, FM आ रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना रेडियो वेव बन रही है आपकी। अच्छा, फिर आ रही है रेडार, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रा वायलेट रेस, एक्स-रे, गामा रे। अब यही सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो अब इसको समझते हैं। अच्छा, अब देखो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपको मिल रही है, मेरी बात सुनो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें मिल रही है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सबका रिलेशन देख लेते हैं। v = f लैम्डा, यही होता है। अच्छा, यहाँ पे जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो c/λ = f। ठीक है, ये पढ़ चुके हो, v = f लैम्डा। v क्या है? वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसलिए c रख दिया। अच्छा, तो f डायरेक्टली, और c कांस्टेंट है तो ख़त्म हो गया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन लैम्डा। क्या बात समझ में आ रही है? आपको पूरे तमाम वेव्स के अंदर ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि भाइयों, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। सही है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सही है, ये एक ही बात है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ बढ़ेगी, क्यों? इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है आपस में। एक चीज़ कम करोगे दूसरी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं रेडियो वेव। ये हमारे पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लेकिन सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली वेव है। मैंने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अच्छा, रेडियो वेव ख़तरनाक नहीं होती। जब भी आपके टीवी सिग्नल रेडियो वेव होते हैं, आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो भी एक रेडियो वेव होते हैं, और मुख्तलिफ जो डिवाइसेस में सिग्नल आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव होता है। क्यों ख़तरनाक नहीं है? E = hf। अभी तक शायद ये फार्मूला नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे देख लो, ये प्लंक्स का फार्मूला है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये बेशक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जब ये हमारे जिस्म में घुसेगी ना, तो घुसने से पता क्या होगा? एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देगी, पैकेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। समझ गए मेरी बात? चलो अब आगे चलते हैं, रेडियो वेव को पढ़ते हैं। देखो, इस सेक्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो मैं अभी सेक्टर कराने जा रहा हूँ। ये सेक्टर जो है ना बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको लिखे रहने देता हूँ। अच्छा, रेडियो वेव आती कहाँ से? देखो, रेडियो वेव हमारे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमारे गैलेक्सी के अंदर रेडियो वेव मौजूद है। तो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ये बुक में लिखा हुआ है आपके, सेंटर ऑफ, देखो यहाँ सेंटर में ER नहीं लिखा हुआ है, इसे ER करते हैं, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, यानी ये आपके गैलेक्सी से भी आ रही होती है और आप इसको आर्टिफिशियली एंटीना से, मोबाइल से, मुख्तलिफ चीज़ों से प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है मेरी बात? जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे उतनी ही जो है वो छोटी वेवलेंथ की लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करोगे। चलो, ये बात समझ आ गई ना। अब देखो, सोर्स बता दिया, यानी कहाँ से आ रही है, कैसे जनरेट कर सकते हो। इसको आप अपने फ़ोन में भी जनरेट कर रहे होते हो। ठीक है, फ़ोन भी ये जनरेट कर रहा होता है। अब इसकी वेवलेंथ को देख लेते हैं। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 0.1, अच्छा इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि अलग अलग लगे ना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, अच्छा देखो, ये जो आपके पास वेवलेंथ रखती है वो 0.1 मीटर टू 3 × 10⁴ मीटर, 3 × 10⁴ मीटर, ये इसकी वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, EM वेव। ठीक है, आपने क्या किया? आपने इसकी वेवलेंथ चेक की। ठीक है, जब वेवलेंथ चेक की तो इसकी वैल्यू आई 0.1 मीटर। तो क्या मतलब है? ये कौन सी वेव है? ये रेडियो वेव है। समझ गए मेरी बात? तो ये स्पेक्ट्रम है।
यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मुख्तलिफ रेंजेस में तोड़ दिया गया है, और फिर इस रेंज से लेकर इस रेंज तक रेडियो वेव, उसके बाद फिर आपके पास माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे और गामा रे। गामा रे कैसे आती है मैं ज़रा बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो। चलो अच्छा, अब देखो इसकी मैंने क्या कहा, वेवलेंथ ज़्यादा है, देखो मीटर्स में है, मिलीमीटर नहीं है, मीटर लिखा हुआ है, साफ मीटर लिखा है मैंने। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कितनी होगी, 3 × 10⁸ हर्ट्ज़। देखो इतनी इसकी कम, मतलब 8 नहीं होता, 9 होता, इतनी इसकी कम फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, आपका टीवी जनरेट कर रहा होगा ये वेव, आपका मोबाइल जनरेट कर रहा होगा, और आपका MOBIL आपका मोबाइल जनरेट कर रहा होगा, आपका रेडियो ये वेव जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, कहते हैं ना इधर उधर करो सिग्नल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है रेडियो वेव नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहाँ जनरेट होती है, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे हो रही होती है, लेकिन आपका माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन, OVN, ठीक है, ओवन, एक माइक्रोवेव ओवन जो है वो आपका माइक्रोवेव जनरेट कर रहा होता है। इसका सोर्स पता चल गया, आपका जो माइक्रोवेव खाना गर्म कर रहा होता है वो इस वेव का इस्तेमाल करता है। अच्छा, वेवलेंथ इसकी क्या होती है, वेवलेंथ इसकी कम होती है, मतलब इसके मुकाबले में कम होती है, 0.3 मीटर टू 30 सेंटीमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है, समझ गए। फ्रीक्वेंसी अब इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि देखो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा देखो, मेगा का मतलब क्या है, मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है, मेगा मिलियन बेसिकली, तो 300 मिलियन की ये वेव आपके पास हर्ट्ज़ की ये वेव होती है। एप्लीकेशन, बाय फुट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे होते हो, और सैटेलाइट में इस्तेमाल कर रहे होते हो, सैटेलाइट में, ठीक है, तो सैटेलाइट में ये जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। स्पेलिंग सही लिखते हैं, ठीक है, सैटेलाइट, LIT। चलो ये देखो बात समझ में आ रही है, सैटेलाइट में जो है ये इस्तेमाल हो रही होती है। चलो, खाना गर्म करने के लिए सैटेलाइट में। अब आती है आपकी इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है वो आपके पास कैसे जनरेट हो रही होती है, जब हीट निकल रही होती है, कहीं से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तार वगैरह जल रहे हैं, कूड़ा जल रहा है, तो उससे निकल रही होती है हीट या रेडिएशन, वो इंफ्रारेड होती है। तो ये हीट की वजह से जनरेट हो रही होती है, हीट रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर पर होती है, 1 मिलीमीटर। अच्छा, अब इसकी इसकी वेवलेंथ है, हाँ, अब इसकी पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है, 300 गीगा यानी 10⁹ हर्ट्ज़ टू, मज़ीद ये आगे जा रही होती है, मज़ीद कितना आगे जा रही होती है, 4000 टेरा मतलब 12, 400 टेरा हर्ट्ज़, ठीक है, इतनी ज़्यादा ये वेवलेंथ है। एप्लीकेशन क्या है, ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसे मेडिकल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल। अच्छा, विजिबल लाइट आपको पता है, सिंपल भाई, लाइट लैंप से पैदा हो जाती है, लाइट लैंप ये आपकी विजिबल लाइट पैदा कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे वाला टॉपिक पूरा विजिबल लाइट पर है, विजिबल लाइट आप देखते भी रहते हो, तो इसमें तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, ठीक है। तो चलो विजिबल लाइट को भी समझते हैं। तो लैंप से पैदा हो जाती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर आई थिंक 800 तक भी जाती है, लेकिन हम 700 नैनोमीटर लिख लेते हैं। थोड़ी बहुत वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन यही वैल्यूज़ मिलेंगी। अच्छा देखो, अब वेवलेंथ छोटी हो गई, नैनो में चली गई, तो फ्रीक्वेंसी किस में चली जाएगी, मज़ीद बढ़ जाएगी। तो 400 टेरा हर्ट्ज़ पे ख़त्म हुई थी ये, तो 400 टेरा हर्ट्ज़ के बाद ये वाली वेव आ जाएगी, 400 टेरा हर्ट्ज़ टू 800 टेरा हर्ट्ज़। अच्छा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, आप इसको अपने बल्ब में यूज़ कर रहे होते हो, इस लाइट को, इसको आप अपने होम में यूज़ कर रहे हो, तो घर में यूज़ कर रहे होते हो, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अच्छा, अब आती है अल्ट्रा वायलेट रेड, ये आती है सन से। आप में मतलब
आप कर तो सकते नहीं हो ये, लेकिन फिर भी बताता हूँ। धूप में जाओ, कमीज़ उतार के खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हीरो वगैरह फिल्मों में धूप में शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं, या तो उनका क्या होता है, जिस्म पूरा लाल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होती है जिसकी वजह से पूरा जिस्म लाल पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सन से आ रही होती है आपके पास, बेसिकली ना सन से आ रही होती है। अच्छा, अब इसकी वेवलेंथ को देख लेते हैं। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो मज़ीद छोटी होती जा रही है, अब 10 नैनोमीटर पर आ गई। देखो ये 400 नैनोमीटर था, ये 10 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर पर आ गई है, ठीक है। 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के ऊपर ये आ गई है। अच्छा, अब इस अच्छा मज़ीद और छोटी हो रही है, सही है। 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ये ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, अब इसके मैं मज़ीद यूजेस बताता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 800 हर्ट्ज़ में, 800 हर्ट्ज़, 800 हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़। 800 टेरा हर्ट्ज़ से लेकर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 300 पीको, पी पे चली गई ये बात, नहीं पीटा, पीटा, पीटा मतलब होता है, ये पीटा होता है, ठीक है, ये पीटा। तो पीटा हर्ट्ज़, ये मैं लिख देता हूँ, पीटा हर्ट्ज़ पर होती है, ठीक है, पीटा हर्ट्ज़। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है कि 800 टेरा हर्ट्ज़ से लेकर 30 पीटा हर्ट्ज़। पीटा बड़ा यूनिट है, मतलब प्रीफिक्स है आपका। अच्छा, अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? भाई एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। इसको हम मेडिकल में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी मेडिकल और मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ हो रही होती है, मेडिकल। और ये जो है ना, ये इंफ्रारेड वेव आपके पास मेडिकल में, ये दोनों ही मेडिकल में यूज़ हो रही हैं। अच्छा, अब एक्सरे, ये भी मेडिकल में यूज़ होती है। अच्छा, इस एक्सरे की जो वेव है ये आपके पास मज़ीद, मतलब ये प्रोड्यूस होती है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये प्रोड्यूस होता ही है, कॉमनली प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब। ये एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इसका पूरा एक प्रोसेस है, मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत। एक्सरे, एक्स ट्यूब नहीं, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। अब हो क्या रहा है, ज़रा सुनो मेरी बात। देखो होता क्या है कि ये कैसे पैदा होती है एक्सरे, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाता है और एक ख़ास मटेरियल पे ले जाके मारा जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो फिर वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, हायर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, एक्सरे जनरेट कर देता है। तो इसको पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना। अच्छा, अब आते हैं इसकी वेवलेंथ के ऊपर। इसकी वेवलेंथ जो है ना वो 0.0 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, नहीं 10 तो बहुत कम हो जाएगा, हाँ 10 नैनोमीटर तक होती है, 10 नैनोमीटर। अच्छा, तो फिर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, मैंने बताया ना, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ये चल सकता है। अच्छा, अब एक्सरे हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी मज़ीद बढ़ जाती है। तो 30 पीटा हर्ट्ज़ पे वो ख़त्म हुई थी, 30 पीटा हर्ट्ज़ पे वो ख़त्म हुई थी। तो ये 30 पीटा हर्ट्ज़ से शुरू हो रही है और ये जाती है आपके पास 30 हेक्सा तक जाती है, 30 हेक्सा हर्ट्ज़। ये मज़ीद बड़े यूनिट होते जा रहे हैं, ठीक है, आप बड़े यूनिट होते जा रहे हैं ये। अच्छा, इसको भी मेडिकल में यूज़ किया जाता है, यूज़ टू फाइंड। ये किस लिए यूज़ होती है? एक्सरे, कहते हैं ना एक्सरे करा के लाओ, हाँ बिल्कुल सही, यूज़ टू फाइंड बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर। ये बोन के फ्रैक्चर को देखने के लिए जो यूज़ हो रही होती है। अब आते हैं गामा रे। गामा रे प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर के डीके होने से, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डीके, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस डीके की वजह से जो है ये आपके पास पैदा हो रही होती है। न्यूक्लियर डीके ही सही है, न्यूक्लियर डीके। कैसे पैदा हो रही है? न्यूक्लियर डीके, यानी जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो ये वेव वहाँ पर जनरेट हो रही होती है। अच्छा, अब ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर इसकी मतलब अगर इसकी रेंज में कोई आ गया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है और ख़त्म हो सकता है। इसीलिए अगर कभी एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो जाती है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसको भी लिख लेते हैं। इसकी वेवलेंथ मज़ीद कम हो गई है, 100, ये पीको लिखा है मैंने, पीटा नहीं लिखा है, पीटा मीटर,
ये स्मॉल p लिखा है, कैपिटल P नहीं लिखा है मैंने, और इससे बिलो मतलब और कम हो जाती है इसकी वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ इतनी कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 30 × 10⁻18 हर्ट्ज़। ठीक है, ये लो। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है, इसको वॉर वगैरह में यूज़ किया जा रहा होता है, यानी किसी देश के ऊपर अगर, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो ज़्यादा नुकसान उस न्यूक्लियर बॉम्ब के गिराने से उस वक्त नहीं होता जब वो गिर जाता है, उसके बाद होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डीके हो रहा होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा होता है। तो अगर उस इलाके में कोई चला जाए या उस इलाके में लोग हों तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा होता है। तो ये वॉर वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होती है गामा रे। वैसे तो इसको उसमें कहाँ यूज़ करेंगे मेडिकल में, अगर होगा तो आप पढ़ लेना मेडिकल का यूज़। तो ये कुछ मैंने इसका लिख दिया है, इसको अपने पास उतार लो। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये बड़ा लेक्चर था लेकिन इस पर कितनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इसको अपने पास लिख लेना। किस तरह प्रोड्यूस होती है, क्या चक्कर है, क्या है, मैंने सब बता दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद